Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Jurisprudence. इसके पहले वाले वीडियो में हमने एनालिटिकल स्कूल के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम दूसरा स्कूल देखने वाले हैं, दैट इज हिस्टोरिकल स्कूल। सो स्टार्टिंग विथ पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में हिस्टोरिकल स्कूल किस बारे में बात करता था। उसके बाद उसके एक्सपोनेंट्स के बारे में हम डील करेंगे। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो था वो एक ऐसा स्कूल ऑफ लॉ था जो स्टडी करता था हाउ लॉ ओरिजिनेट एंड चेंजेस ओवर टाइम। लॉ कैसे डेवलप हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि पास्ट में वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आए, किस तरीके से वो डेवलप होते चले गया, उस चीज को स्टडी करता है हिस्टोरिकल स्कूल। ये एम्फेसाइज करता है दैट लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटीज कस्टम्स ट्रेडिशन एंड शेयर्ड कॉन्साइसनेस। देखो हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो ये मानता है कि जो लॉ है वो कस्टम और ट्रेडिशन से बन के आया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने खुद को डेवलप किया है, तब जाके प्रेजेंट टाइम में हमें ये लॉ देखने को मिलता है। इसको कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल जो था उसने रिजेक्ट किया था द आइडिया दैट जजेस क्रिएट लॉज और दैट लॉज हैव अ डिवाइन ओरिजिन। इसने इन दोनों ही कंसेप्ट को डिनाई कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। हिस्टोरिकल स्कूल का ये मानना था कि जो लॉ होता है वो लोगों द्वारा बनाया जाता है टू मीट देयर चेंजिंग नीड। जिस तरीके से लोगों की नीड चेंज होती है उस नीड को फुलफिल करने के लिए लोग उसी अकॉर्डिंग के लॉज बनाते हैं, ये हिस्टोरिकल स्कूल का मानना था। हिस्टोरिकल स्कूल में कौन कौन से जूरिस्ट थे और उनका क्या क्या थियोरी था, उसमें पहले थे मॉन्टेस्क्यू जो कि फर्स्ट लीगल स्कॉलर थे टू यूज द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांस में भी हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट का ग्राउंड वर्क रखा था। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये नाम याद रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू लॉज वर शेप्ड बाय फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, लोकल सर्कमस्टांसेस, एक्सीडेंट और इवन डिसीट। मॉन्टेस्क्यू का ये मानना था कि जो लॉ होता है वो किन फैक्टर्स की वजह से बनता है, उसमें है क्लाइमेट, लोकल सर्कमस्टांसेस, एक्सीडेंट या फिर डिसीट। ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक लॉ को शेप देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ही आर्ग्यूड दैट लॉ शुड अडॉप्ट टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, हिस्टोरिकल स्कूल में जो भी जूरिस्ट थे उनका ये मानना था कि जो लॉ होता है वो इवॉल्व करते रहना चाहिए। जो भी नीड है सोसाइटी की उसको फुलफिल करने के लिए लॉ जो है अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ये हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट का मानना था। दो मॉन्टेस्क्यू डिड नॉट स्टैब्लिश अ स्पेसिफिक थियोरी और फिलोसफी रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। मॉन्टेस्क्यू का ये मानना था कि जो लॉ होता है वो इन सब फैक्टर्स की वजह से शेप होता है और लॉ ऐसा होना चाहिए कि वो सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे। लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने लॉ और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए कोई स्पेसिफिक थियोरी या फिर कोई फिलॉसफी नहीं दी थी। इनके बाद नेक्स्ट जूरिस्ट थे ह्यूगो ग्रॉशियस। इनका ये मानना था कि जो लॉ होता है वो लैंग्वेज और मैनर की तरह खुद ही डेवलप होता है। उसको जैसा सरकमस्टांस मिलता है, जैसे सिचुएशन मिलते हैं उसके इर्द गिर्द, वो उसी के अकॉर्डिंग खुद को डेवलप कर लेता है। जैसे लोगों का बिहेवियर होता है, मैनर होता है या फिर लैंग्वेज होता है। सपोज अगर आप गुजरात में पैदा हुआ तो आपको गुजराती आती है क्योंकि आपके आसपास का सरकमस्टांसेस वैसा ही है। तो ह्यूगो ग्रॉशियस का मानना था कि जो लॉ होता है वो भी खुद ही डेवलप होता है उसके आसपास की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इनका ये मानना था कि जो एसेंस ऑफ लॉ होता है वो एक्सेप्टेंस, रेगुलेशन एंड ऑब्जर्वेंस बाय द पीपल है। इसका मतलब ये है कि जो लॉ का एसेंशियल पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो ग्रॉशियस, लॉ का एसेंशियल पार्ट है उसका एक्सेप्ट करना, उसको रेगुलेट करना, ऑब्जर्व करना लोगों द्वारा। जब लोग किसी लॉ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी रेगुलेशन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तब वो जो लॉ होता है वो एक्चुअल में कंप्लीट बनता है। इसके बाद नेक्स्ट जूरिस्ट है बुर्के। बुर्के का ये मानना था कि जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का वो बिल्कुल गलत है। वो अटेम्प्ट जो है फेल्ड अटेम्प्ट है, क्योंकि बुर्के के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं हो सकता है। वो बहुत ही ग्रेजुअल, स्लो और ऑर्गेनिकली ग्रो करेगा, जब तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू बुर्के। इसके बाद नेक्स्ट जूरिस्ट है सैविग्नी। सैविग्नी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट है हिस्टोरिकल स्कूल के। अकॉर्डिंग टू सैविग्नी द लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टाइम with its origin rooted in human nature, predisposition to form societies। इनके अकॉर्डिंग लॉ जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है और जिसका ओरिजिन जो है वो कहाँ पे हुआ है, ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग हुआ है।
जैसा इंसान का नेचर था उसी के अंदर धीरे धीरे वो लॉ जो है डेवलप हुआ है टू फॉर्म सोसाइटी. It evolves into various forms based on the influences it encounters. इनके अकॉर्डिंग लॉ जो है वो किस तरीके से फॉर्म लेता है, जिस तरीके का उसको इन्वायरमेंट मिलता है उसी तरीके से वो लॉ ढलते चले जाता है. Savigny rejected natural law. To him, a legal system was a part of the culture of people. इनका ये मानना था कि जो नेचुरल लॉ स्कूल है, नेचुरल लॉ स्कूल बेसिकली एथिकल, मोरल, डिवाइन लॉ पे बिलीव करता था. तो सैविग्नी ने नेचुरल लॉ को रिजेक्ट किया था और ये कहा कि जो लीगल सिस्टम होता है ये पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ पीपल है. सैविग्नी सीज अ नेशन एंड इट्स स्टेट एज ऑर्गेनिज्म विच इज बॉर्न, मैच्योर एंड डिक्लाइन एंड डाइज. Law is a vital part of that organism. According to Savigny, नेशन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, स्टेट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है जिसका जन्म हुआ, फिर वो धीरे धीरे मैच्योर हुआ, बड़ा हुआ, फिर वो धीरे धीरे उसकी एज घटी और फिर वो खत्म हो गया. और इस पूरे प्रोसेस में लॉ जो है वो वाइटल पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म है, वो स्टेट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट इज नॉट ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन. अकॉर्डिंग टू हिम जो लॉ है ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए नहीं है. एंड लॉ इज फाउंड नॉट मेड. लॉ पाया जाता है, लॉ बनाया नहीं जाता है अकॉर्डिंग टू सैविग्नी. सैविग्नी ने बहुत ही फेमस वॉकजिस थियोरी दी थी. वॉकजिस थियोरी क्या है? इसमें सैविग्नी का ये मानना था कि जो लॉ है दैट कुड नॉट बी बोरोड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. इंस्टेड इट प्राइमरीली स्टेम्स फ्रॉम द कलेक्टिव कॉन्साइसनेस ऑफ द पीपल. सैविग्नी का ये मानना था कि जो लॉ है वो आप कहीं बाहर से लेके नहीं आ सकते, आप किसी से बोरो नहीं कर सकते हो कि अरे वो ये वाला लॉ फॉलो कर रहे हैं तो वही लॉ हम भी ले लेते हैं, हम बोरो कर लेते हैं, हम भी वही लॉ फॉलो करते हैं. नहीं, सैविग्नी का ये मानना था कि जो लॉ होता है वो कहाँ से डेवलप होता है? फ्रॉम दी कलेक्टिव कंसाइसनेस ऑफ पीपल. कंसाइसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस. लोग जितना ज्यादा अवेयर होंगे, उनको पता होगा कि हाँ उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो कलेक्टिव अवेयरनेस जो होगी लोगों की उसके ऊपर आपका जो लॉ होगा वो बेस्ड होगा. सैविग्नीज कंसेप्ट ऑफ वॉकजिस्ट और नेशनल कैरेक्टर implies दैट लॉ इज द रिजल्ट ऑफ जनरल कॉन्साइसनेस एंड विल ऑफ द पीपल. वॉकजिस्ट थियोरी में दो कंसेप्ट थे, पहला था जनरल कंसाइसनेस और दूसरा था विल ऑफ द पीपल. जनरल कंसाइसनेस का मतलब ये था कि जनरली लोग उस चीज को लेके अवेयर होंगे, उनको वो चीज जो है अवेयर होगी, पता होगी, वो उस चीज से वाकिफ होंगे. और विल ऑफ द पीपल का मतलब ये है कि लोगों की मर्जी होगी, वो लोग खुद चाहेंगे उस लॉ को बनाना या फिर डेवलप करना. लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉकजिस्ट, द नेशनल स्पिरिट और द जीनियस ऑफ पीपल. इन्होंने ये लाइन दी थी कि जो लॉ है वो प्रोडक्ट है किसका? वॉकजिस्ट का. यानी कि लॉ किससे बन रहा है? विल ऑफ द पीपल से और जनरल कंसाइसनेस से. सैविग्नी की थ्योरी को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, जिनमें प्रोफेसर स्टोन ने क्रिटिसाइज किया था ये बोल के कि सैविग्नी की जो थ्योरी है ये निग्लेक्ट करती है द इफेक्टिवनेस ऑफ लेजिस्लेशन एंड प्लान्ड लीगल एंड सोशल चेंजेस. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टोन जो सैविग्नी की थ्योरी थी उसमें प्लान्ड लीगल या फिर सोशल चेंजेस जो है, जो लेजिस्लेशन है उसको इग्नोर कर दिया था, उसको इफेक्टिव नहीं बताया था. फर्दर इनका ये मानना था कि जो सैविग्नी है उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है कंसाइसनेस ऑफ द पीपल को, जो कि सही नहीं है. चार्ल्स एलन ने भी सैविग्नी की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया ये बोल के कि आप कलेक्टिव कंसाइसनेस ऑफ द पीपल की बात कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि जो कस्टम है वो कलेक्टिव अवेयरनेस है लोगों का, लेकिन उस टाइम पे जो कस्टम होते थे वो ज्यादातर ऐसा होता था कि पावरफुल और रूलिंग लोगों द्वारा ही बनाए जाते थे. तो इन्होंने ये रीजनिंग दिया और सैविग्नी की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया इस बेसिस पे. सैविग्नी के बाद नेक्स्ट जूरिस्ट थे पुच्ता. इनका पूरा नाम था जॉर्ज फेडरिच पुच्ता. ये जर्मन जूरिस्ट थे और ये सैविग्नी के स्टूडेंट थे. मेनली पुच्ता को रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर एनहांसिंग द आइडियाज ऑफ सैविग्नी. सैविग्नी के जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो आइडियाज थे, उनको इनहांस करने के लिए ही पुच्ता को ज्यादातर रिकॉग्नाइज किया जाता है. इनका प्राइमरी कंसर्न था कि जनरल विल ऑफ सोसाइटी और इंडिविजुअल विल के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज नहीं होना चाहिए. अगर जनरल विल और इंडिविजुअल विल के बीच में कंफ्लिक्ट अराइज होता है तो वो सिचुएशन किस तरीके से हैंडल होगी. ये इम्फोसाइज करते हैं कि जो स्टेट है और जो इंडिविजुअल्स हैं इन दोनों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉ. इनके अकॉर्डिंग जितना स्टेट रिस्पॉन्सिबल है उतना ही इंडिविजुअल पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉ. तो ये पुच्ता का थ्योरी था. इसके बाद जो लास्ट जूरिस्ट हम देखने वाले हैं दैट इज सर हेनरी मायने.
इनके कुछ इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स हैं जैसे एंशिएंट लॉ, विलेज कम्युनिटीज, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डेजर्टेशन ऑन अर्ली लॉ एंड कस्टम, ये कुछ इनके फेमस वर्क हैं। इनका जो आइडिया था वो इनकॉर्पोरेटेड था एलिमेंट्स फ्रॉम द थियोरीज ऑफ सैविग्नी, मॉन्टेस्क्यू। इन दोनों लोगों की आइडियाज को मिक्स करके माइने ने अपनी थियोरीज डेवलप की थी, while avoiding the abstract and unrealistic aspect of romanticism। जो सैविग्नी और मॉन्टेस्क्यू ने बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक चीजों पे फोकस किया था, माइने ने वो अनरियलिस्टिक चीजें अपनी थियोरी से निकाल दी थी। Unlike Savigny, माइने फेवर्ड लेजिस्लेशन एंड द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। सैविग्नी का जब हम देख रहे थे तो हमने ये देखा था कि सैविग्नी क्या बोलते हैं कि लेजिस्लेशन या फिर जो लीगल सिस्टम है वो गलत है, कस्टम्स फॉलो किए जाने चाहिए और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं। लेकिन मायने का ये मानना था कि जो लेजिस्लेशन और कोडिफिकेशन लॉ है ये इंपॉर्टेंट है। ही डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ लॉ इन 4 स्टेजेस। इन्होंने लॉ का जो डेवलपमेंट है ये 4 स्टेजेस में डिस्क्राइब किया है, जिसमें पहला स्टेज जो है उसमें जो रूलर्स होते हैं, जो राजा महाराजा उस टाइम पे हुआ करते थे, ये माना जाता था कि जो भी उनके कमांड हैं वो कमांड बहुत ही डिवाइन नेचर के हैं, यानी कि राजा जो कमांड दे रहा है वो कमांड एक्चुअल में भगवान का कमांड माना जाता था। तो इसीलिए लोग उसको बहुत ज्यादा ओबे करते थे, फॉलो करते थे। और किंग के जजमेंट को किस तरीके से देखा जाता था, एज द जजमेंट ऑफ गॉड। इसके बाद आया सेकेंड स्टेज, जब राजा का जो आदेश था, जो भी रूल था, लॉ था, उसको फॉलो करते करते धीरे धीरे वो कस्टम में चेंज हो गया, वो कस्टमरी लॉ में ट्रांसफॉर्म हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है कि कस्टम, जो कि सेकेंड स्टेज तक मेजॉरिटी क्लास के अंदर था, मेजॉरिटी क्लास रूल कर रही थी और वही कस्टम्स जो है फॉलो करवा रही थी। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो रूलर थे, जो मेजॉरिटी क्लास थी, जो राजा थे, उनकी पावर जो है वो कम हो गई, वीक हो गई, और जो माइनॉरिटी क्लास थी उन्होंने मेजॉरिटी क्लास की जगह ले ली। और अब जो कस्टम्स थे वो किसके हाथ में चले गए, जो रेगुलेशंस थी, जो पावर थी, अब वो माइनॉरिटी क्लास के हाथ में चले गई थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि जो कस्टम्स जो माइनॉरिटी क्लास के अंडर अब आ गए थे कंट्रोल में, तो माइनॉरिटी क्लास उन कस्टम्स को कोडिफाई करके लॉ बना देती है। तो फोर्थ स्टेज में वो जो लॉ था, जो पहले राजा का डिवाइन कमांड माना जाता था, उसके बाद धीरे धीरे वो कस्टम बना, फिर कस्टम मेजॉरिटी क्लास के पास था सेकेंड स्टेज तक। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, मेजॉरिटी क्लास की पावर कम हो गई, माइनॉरिटी क्लास जो थी वो रूलर को हटा के, राजा को हटा के खुद पावर में आ गई, और कस्टम्स का जो पावर था रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का, वो माइनॉरिटी क्लास के पास चले गया। और फोर्थ स्टेज में माइनॉरिटी क्लास ने क्या किया कि उन कस्टम्स को कोडिफाई करके लॉ बना दिया। अब फोर्थ स्टेज के बाद जब लॉ कोडिफाई हो गया, उसके बाद मायने ने सोसाइटी को 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया। कोडिफिकेशन के बाद जो है सोसाइटी को 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया। पहला था स्टैटिक सोसाइटी, दूसरा था प्रोग्रेसिव सोसाइटी। स्टैटिक सोसाइटी ऐसी सोसाइटी थी जो कि एक पोजीशन पे जाके रुक गई, यानी कि लॉ कोडिफाई हो गया, आपके पास लॉ बन के आ गया, अब आपके पास कोडिफाइड लॉज हैं, रूल्स हैं, जिससे आपकी सोसाइटी गवर्न होगी। लेकिन अब ये जो रूल्स एक बार कोडिफाई हो गए, अब ये रूल्स ना ही चेंज हो रहे हैं, ना ही डेवलप हो रहा है, ना इवॉल्व हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये जो सोसाइटी है ये वहीं पे रुक गई है बिल्कुल। और प्रोग्रेसिव सोसाइटीज जो है ऑन दी अदर हैंड, एक बार लॉ कोडिफाई हो गया फोर्थ स्टेज में, उसके बाद भी वो उन लॉज को धीरे धीरे चेंजेस ला रही है, अमेंडमेंट ला रही है। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है वो लॉज भी इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, विद द इंस्ट्रूमेंट सच एज लीगल फिक्शन, इक्विटी, लेजिस्लेशन। इन सब के अकॉर्डिंग वो जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ था वो धीरे धीरे खुद में इंप्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी भी प्रोग्रेस कर रही है। तो ये 2 कैटेगरीज डिवाइडेड थी, पहला था स्टैटिक सोसाइटी, दूसरा था प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ये मायने ने क्लासिफिकेशन दिया था। दिस वॉज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल स्कूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनके जो भी जूरिस थे इंपॉर्टेंट वो हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग।